हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, दैट इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी क्या है? जब हम एक कंट्री में जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं, जो हमारे मोरल वैल्यूज पर बेस्ड है, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सेक्युलरिज्म, ये सारी आइडियोलॉजीज, जब हम ये सारे आइडियल्स को फॉलो करते हैं अपनी कंट्री में, सोशली भी और पॉलिटिकली भी, तब वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है। डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी चीज मोरल वैल्यूज पर बेस्ड होती है, हम लोग सही से काम कर पाते हैं, सभी के वेलफेयर के बारे में सोच पाते हैं, लोग जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस डेमोक्रेटिक कंट्री में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस सिटीजन्स को दी जाती है। सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए ही काम किया जाता है, सिटीजन्स के ही पास सारे राइट्स होते हैं, गवर्नमेंट को चूज करने के, गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के और गवर्नमेंट को चेंज करने के राइट्स भी सिटीजन्स के ही पास होते हैं। तो सिटीजन्स जो हैं उनके वेलफेयर के लिए ही सारे काम किए जाते हैं डेमोक्रेसी में। अब ये जो डेमोक्रेसी है, अगर हम किसी कंट्री में डेमोक्रेटिक आइडियल्स को फॉलो कर रहे हैं, कोई डेमोक्रेटिक कंट्री जो है उसमें हमें क्या आउटकम्स देखने को मिलेंगे, क्या रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे डेमोक्रेसी की वजह से, उसी पर बेस्ड है ये पूरा चैप्टर। तो आज के वीडियो में हम इस चैप्टर की थीम देखेंगे, इंट्रोडक्टरी वीडियो है आज की वीडियो। इसमें हम देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। Democracy is not only about electing rulers but also about results it produces। अब डेमोक्रेसी जो है इसका मतलब ये नहीं है कि सिटीजन सिर्फ अपने रूलर्स को इलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिकली ही हमें डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन डेमोक्रेटिक आइडियल्स जो हम फॉलो कर रहे हैं उसके क्या रिजल्ट्स निकल रहे हैं सोसाइटी में, ये भी मायने रखते हैं। यानी सिर्फ पॉलिटिकली ही नहीं, हम लोगों को सोशल लेवल पे भी डेमोक्रेटिक कंट्री में काफी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। यानी कि डेमोक्रेसी से ना सिर्फ हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट के बारे में फोकस करते हैं, बल्कि सोशल इश्यूज को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पीपल एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू प्रोवाइड बेटर गवर्नेंस। अब जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो अपनी, अगर उनकी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, फॉर एग्जांपल अगर हमारी कंट्री यानी इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या रहेंगी हमारी गवर्नमेंट से, कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो बेटर फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करे, बेटर गवर्नेंस यानी कि बेटर लॉज एंड पॉलिसीज लेके आए, अच्छे से हमारी कंट्री को संभाले। तो जो हमारी अथॉरिटी है यानी जो हमारी गवर्नमेंट है वो सही से अपनी फंक्शनिंग करे, सही से अपना रोल प्ले करे, ये एक्सपेक्टेशन रहती है सिटीजन्स की एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। एंश्योर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, यानी कि हमारी कंट्री जो है उसका डेवलपमेंट हो, हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट करे, ये भी हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ही सारे अफेयर्स को हैंडल करती है, गवर्नमेंट का ही काम है कि वो इंटरनेशनल अफेयर्स को, हमारी कंट्री में जो इश्यूज प्रिवेल कर रहे हैं उन्हें सॉल्व करे गवर्नमेंट, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाए, ये सब काम गवर्नमेंट का है। तो हमारी क्या एक्सपेक्टेशन रहती है डेमोक्रेटिक कंट्री में? पहली बात, हमारी जो कंट्री है वहां पे गवर्नेंस अच्छे से चल पाए, यानी कि सारी लॉज एंड पॉलिसीज लोगों के फेवर में बनाई जाए, साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो हमारे देश का, हमारा देश जो है वो भी विकसित हो, हमारे जो कंट्री है, हमारा जो नेशन है वो भी डेवलप हो, वो भी, उसकी भी इकोनॉमी बूस्ट हो, ये एक्सपेक्टेशन रहती है हमारी कंट्री से। रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, अब जो इनइक्वालिटीज प्रिवेल कर रही हैं, जैसे हमने पिछले ही चैप्टर में देखा था, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे काफी सारी इनइक्वालिटीज प्रिवेल करती हैं, क्लास के बेसिस पे भी इनइक्वालिटीज प्रिवेल करती हैं, यानी कोई रिच है कोई पुअर है। तो जो गरीबी है, जो इनइक्वालिटीज है, यानी जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें खत्म करने की कोशिश की जाए। तो डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वहां पे लोगों की ये तीसरी एक्सपेक्टेशन है अपनी गवर्नमेंट से। प्रोटेक्ट फ्रीडम, डिग्निटी एंड इक्वालिटी, अब जो सिटीजन्स हैं उनको फ्रीडम मिले, आजादी मिले, वो अपनी चॉइसेस खुद ले पाए, उन पे कोई प्रेशर ना हो, यानी कि वो अपने पर्सनल स्फेयर में, एटलीस्ट अपने जो पर्सनल स्फेयर है उसमें जितनी भी चॉइसेस हैं वो अपनी मर्जी से ले पाए। यानी कि जो लोग हैं उन्हें फ्रीडम होनी चाहिए, बोलने का अधिकार होना चाहिए, डिफरेंट राइट्स हम लोग दें लोगों को, हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमारे राइट्स की इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे, हमें राइट्स प्रोवाइड करे, हमें फ्रीडम प्रोवाइड करे, स्पेशली हमारे पर्सनल स्फेयर है उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे। डिग्निटी यानी सभी लोगों को एक तरह से रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाए कंट्री में। इक्वालिटी यानी कि एक पर्सन किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, सभी को हम इक्वल माने बिफोर द लॉ। तो हमारी ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपनी गवर्नमेंट से, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से, कि पहली बात हमारी जो कंट्री है उसका गवर्नेंस अच्छे से चल पाए, यानी कि हमारी जो लॉज एंड पॉलिसीज हैं वो लोगों के वेलफेयर के लिए बनाई जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो कंट्री का, इनइक्वालिटीज और पॉवर्टी जो है इसे हम खत्म करें, साथ ही साथ लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड करें, उन्हें रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाए सोसाइटी में, इक्वालिटी प्रोवाइड की जाए, उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाए लोगों को। तो ये एक्सपेक्टेशन
एक्सपेक्टेशंस रहती है हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री से, हमारी गवर्नमेंट से। The chapter studies how successful democracy is in fulfilling these expectations। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि कैसे जो हमारी डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस हैं अपनी गवर्नमेंट से, उसे कैसे फुलफिल करती है डेमोक्रेसी। यानी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सारी हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल की जाती हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, लोगों को राइट्स प्रोवाइड करती है, फ्रीडम देती है, जैसे स्पेशली फ्रीडम टू स्पीच, लोगों को बोलने का अधिकार है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, हम लोगों को खुद को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, अपने जो पॉइंट्स हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखने का अधिकार है, अपने ओपिनियंस हम शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। लेकिन तब तक जब तक हम किसी और को हर्ट ना कर रहे हो, किसी और के राइट्स या फ्रीडम को वायलेट ना कर रहे हो, तब तक हम अपनी जो फ्रीडम है वो एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, अगर हम एब्सोल्यूट फ्रीडम दे देंगे लोगों को, तो एब्सोल्यूट फ्रीडम मिलने के बाद लोग अपने हिसाब से सारे काम करेंगे, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे, दूसरों के जो राइट्स हैं उन्हें वायलेट करेंगे। तो इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए क्या किया जाता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाती हैं डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी जो है उसमें हमें सारी हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होती ही नजर आती हैं। Outcomes of democracy are judged on 5 main aspects। अब हम किस कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं, कैसे आउटकम्स हमें देखने को मिलेंगे डेमोक्रेसी से। लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी, यानी कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल होगी, हमारी जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिव होगी, लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, जो लोग क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं, तो लोगों को जवाब मिलेगा गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट जो है वो लोगों को आंसर प्रोवाइड करेगी। तो जो लोग हैं उनको लेकर के गवर्नमेंट क्या रहती है, अकाउंटेबल रहती है, यानी रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट रहती है। इकोनॉमिक ग्रोथ, उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिकली डेवलप करेगी वो कंट्री जहां पे डेमोक्रेसी को हमने एस्टैब्लिश कर रखा है। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, अब जो डेमोक्रेसी है उसमें हम क्या करते हैं, जो डिसएडवांटेज पीपल हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं। तो डेमोक्रेसी का एक आउटकम ये भी होता है कि जो इनइक्वालिटीज प्रिवेल कर रही है, जो गरीबी है उसे हम खत्म करें, हमारी सोसाइटी के जितने भी इविल प्रैक्टिसेस है उन्हें खत्म करने की कोशिश की जाती है। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, अब इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। अब जो कंट्री बहुत ज्यादा डाइवर्स है, जहां पे डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग रहते हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो उस कंट्री के लिए डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में हम क्या करते हैं, हर एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, हर एक पर्सन के नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, हम पॉलिटिकली उनके इश्यूज को रेज कर पाते हैं। तो डेमोक्रेसी में हम सोशल डाइवर्सिटी जो है उसे मेंटेन कर सकते हैं। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, सिटीजन्स को रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है और साथ ही साथ फ्रीडम भी प्रोवाइड की जाती है, राइट्स दिए जाते हैं सिटीजन्स को उनके वेलफेयर के लिए। तो ये आउटकम्स निकल के आते हैं, ये मेन 5 आउटकम्स हैं डेमोक्रेसी के। पहली बात, गवर्नमेंट अकाउंटेबल होगी, दूसरी बात इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इनइक्वालिटीज पॉवर्टी जो है ये खत्म होंगी, और सोशल डाइवर्सिटी जो है उसे हम मेंटेन कर पाएंगे, सिटीजन्स को रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाएगा, उन्हें फ्रीडम प्रोवाइड की जाएगी, राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जस्टिस हमें देखने को मिलता है हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। Unlike dictatorship, democracy gives people the right to criticize, oppose and change the government। अब डिक्टेटरशिप में क्या होता है, जिस कंट्री में हम डिक्टेटरशिप को फॉलो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन के बारे में आपने सुना होगा, वहां पे क्या होता है, सारी अथॉरिटी सिर्फ लीडर के पास है। जो लीडर है नॉर्थ कोरिया का, किम जोंग उन, सारी पावर उसी के पास है, वो अपने हिसाब से सारे काम करता है, लोगों को कोई फ्रीडम नहीं दी गई है, कोई राइट्स नहीं दिए गए हैं, लोग उसके अगेंस्ट में कोई अपनी वॉइस रेज नहीं कर सकते। तो ये हो गई डिक्टेटरशिप। वहीं पे डेमोक्रेसी में हमने लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना है, जो सिटीजन्स हैं उन्हीं को हमने मेन फोकस में रख रखा है, लेम लाइट में रख रखा है हमने लोगों को। तो जो सिटीजन्स हैं उन्हें हमने अधिकार दिया है डेमोक्रेटिक कंट्री में कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें। अगर लोगों को गवर्नमेंट का कोई काम अच्छा नहीं लग रहा है, कोई फैसला अच्छा नहीं लग रहा है, तो लोग उसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं, अपोज कर सकते हैं गवर्नमेंट को, और इवन लोगों के ही पास ये अधिकार है, लोग चाहें तो गवर्नमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। क्योंकि ये सारे राइट्स हमने लोगों को दे रखे हैं, इसी वजह से कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटीजन्स ही माने जाते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, गवर्नमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटीजन्स हैं, क्योंकि सिटीजन्स के ही पास अधिकार है गवर्नमेंट को इलेक्ट करने का। तो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले डेमोक्रेटिक कंट्री, इसमें हम सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे ही बात नहीं करते, सोशल इविल्स जो है उन्हें भी खत्म करने की कोशिश करते हैं। हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपनी डेमोक्रेटिक कंट्री से, वो हमने जाना। फिर आउटकम्स, मेन 5 आउटकम्स कैसे हमें देखने को मिलते हैं किसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, ये 5 आउटकम्स हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो
तो वो सब हमने डिस्कस किए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 5 का टॉपिक 1 पढ़ेंगे, दैट इज हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। अब डेमोक्रेसी के आउटकम्स को हम नोटिस कैसे कर पाते हैं, कैसे हम देखते हैं कि क्या सच में इस डेमोक्रेटिक आइडियल्स के जो हमने डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करी है, क्या उसके रिजल्ट्स हमें मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे, ये सब हम कैसे देख पाते हैं, कैसे इसे असेस कर पाते हैं, इवैल्यूएट कैसे किया जाता है डेमोक्रेसी के आउटकम्स को, वही हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। डेमोक्रेसीज आउटकम्स आर असेस्ड बाय कंपेयरिंग इट विद नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। अब डेमोक्रेसी के जो आउटकम्स है उसे हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे हम इसका असेसमेंट या फिर हम इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं इन आउटकम्स को। फॉर एग्जांपल, अब डिफरेंट टाइप के लोग हैं हमारे आसपास, डिफरेंट टाइप के पीपल रहते हैं, हम उनमें से बेस्ट पर्सन को कैसे सिलेक्ट कर पाते हैं। जब हम डिफरेंट लोगों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तब जाकर के हम किसी एक पर्सन को बेस्ट मान के उसके साथ रिलेशन सुधारते हैं। तो डिफरेंट जो पीपल हैं उन्हें हम कंपेयर करते हैं, उसके बाद हम ये नोटिस कर पाते हैं कि इनमें से सबसे अच्छा इंसान कौन है। तो उसी टाइप से डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनके पॉलिटिकल सिस्टम को हम पहले कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, तब हम पता लगा सकते हैं कि जो डिक्टेटरशिप है, जो मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, डेमोक्रेसी, इन सभी डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम में से कौन सा सिस्टम सबसे ज्यादा बेस्ट है, कहाँ पे हमें सही रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, कहाँ पे हमें लोगों का वेलफेयर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तब जाके हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बेस्ट है। क्योंकि जब हम डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, उन कंट्रीज में जो प्रेजेंट सिटीजन्स हैं, क्या उनका वेलफेयर हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, जो लॉज एंड पॉलिसीज बनाई गई हैं उनका रिजल्ट क्या देखने को मिल रहा है, क्या लोगों के वेलफेयर के लिए लॉज एंड पॉलिसीज बनाई जा रही हैं या नहीं बनाई जा रही। जब हम डिफरेंट कंट्रीज को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तब हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चाहे डिक्टेटरशिप हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो या कोई भी दूसरा सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम, हमें डेमोक्रेसी में ही सिर्फ लोगों का वेलफेयर होता हुआ नजर आता है। सिर्फ लोगों के जो राइट्स है, फ्रीडम है, वो सिर्फ हमें डेमोक्रेटिक कंट्री में ही देखने को मिलते हैं। तो डेमोक्रेसी के जो आउटकम्स हैं उन्हें कैसे मेजर किया जाए। द मेन क्राइटेरिया टू असेस डेमोक्रेसी आर quality of government, economic growth, social equality, accommodation in diversity and dignity and freedom of citizens। अब ये मेन क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ, ये कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सारे डेमोक्रेटिक आइडियल्स को फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की क्वालिटी, यानी कि गवर्नमेंट कैसे लॉज एंड पॉलिसीज बना रही है, गवर्नमेंट कैसे डिसीजंस ले रही है, क्या वो लोगों के फेवर में डिसीजंस ले रही है गवर्नमेंट की नहीं, और जो भी लॉज पॉलिसीज बनाए जा रहे हैं क्या उसका फायदा लोग उठा पा रहे हैं, लोगों को इससे बेनिफिट मिल रहे हैं या नहीं, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में काफी लॉज एंड पॉलिसीज बनाए जाते हैं सिर्फ सिटीजंस के वेलफेयर के लिए। तो इंडिया में हमारा गवर्नेंस सिस्टम काफी अच्छा है। इकोनॉमिक ग्रोथ, अब इंडिया जो है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है, इंडिया इकोनॉमिकली डेवलप कर रहा है, हमारी जीडीपी भी बूस्ट हो रही है, और जो डॉलर्स हैं वो भी हमारी कंट्री में आ रहे हैं, यानी कि हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे हमारी ही कंट्री की इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। सोशल इक्वालिटी, यानी कि सोसाइटी में सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए, स्पेशली बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के नजरिए में चाहे कोई भी इंसान हो, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है, भले ही वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्लास का हो, यानी इंसान के बैकग्राउंड से फर्क नहीं पड़ता, हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट किया जाता है बिफोर द लॉ इंडिया में। तो हम इक्वालिटी प्रमोट कर रहे हैं। अकोमोडेशन इन डाइवर्सिटी, अब इंडिया में हमें पता है डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन रहती है, और वहां पे हमें सभी लोग, यानी इंडिया में हमें सभी लोग यूनाइटेड देखने को मिलते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसके लिए इंडिया को जाना भी जाता है। तो डाइवर्सिटी जो है उसे हम अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, सभी लोगों को यूनाइटेड हम रख पा रहे हैं, हमें यूनिटी देखने को मिल रही है इंडिया में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे लॉज एंड पॉलिसीज बना रही है कि जो भी इंसान बैकवर्ड सोसाइटी से बिलोंग करता है या फिर डिसएडवांटेज ग्रुप से बिलोंग करता है, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो काम करती है,
लॉज एंड पॉलिसीज बनाती है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिसएडवांटेज सेक्शन के जो लोग हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही है। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए, ओवरऑल हर एक पर्सन के लिए, मेजॉरिटी हो माइनॉरिटी हो, सभी के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट लॉज एंड पॉलिसीज बनाती है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री अभी तक यूनाइटेड है, हमारी नेशनल यूनिटी बनी हुई है, हमारी कंट्री डिवाइडेड नहीं है इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी। तो इसीलिए डाइवर्सिटी को हम अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं अपनी कंट्री में। हमारी कंट्री में हर एक पर्सन को डिग्निटी यानी रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है और सभी को फ्रीडम दी गई है, सिटीजन्स को आजादी है कि वो खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो उन्हें गलत लग रहा है उसके अगेंस्ट वो वॉइस रेज कर सकते हैं। लोग जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी केस फाइल कर सकते हैं कोर्ट्स में। इतनी ज्यादा फ्रीडम हम लोगों को दे रखी है कि अगर जो गवर्नमेंट है उसके किसी डिसीजन से हम ना खुश हैं, अगर गवर्नमेंट कुछ गलत स्टेप ले रही है तो उसके अगेंस्ट में हम एक्शन ले सकते हैं, वॉइस रेज कर सकते हैं। तो यही डेमोक्रेसी में हमें देखने को मिलता है। और ये 5 ऐसे आउटकम्स हैं जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कोई कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं। अब इंडिया में क्योंकि हमें ये सारे 5 क्राइटेरियाज फुलफिल होते हुए नजर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। Democracy is evaluated on the basis of whether it is accountable to people। अब डेमोक्रेसी में सिर्फ ये 5 आउटकम्स ही नहीं होते, बल्कि हमें कुछ और भी बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं कंट्रीज को डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बीच में। जो गवर्नमेंट है क्या वो लोगों को लेके अकाउंटेबल है, यानी कि क्या लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, जो लोगों के इश्यूज हैं, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। जो भी लोगों के डिमांड्स हैं उन्हें फुलफिल किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, लोग जो क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं उसके जवाब लोगों को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे गवर्नमेंट से, उसके बेसिस पे भी हम एक कंट्री को डेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के बीच में क्लासिफाई कर सकते हैं। वेदर इट इज रिस्पॉन्सिव टू पब्लिक नीड्स, यानी लोगों की जो नीड्स है उन्हें फुलफिल किया जा रहा है या नहीं। तो इस बेसिस पे भी, इन 2 बेसिस पे भी हम कह सकते हैं कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है, कौन सी नॉन डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेसी शुड बी जज्ड बाय लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। अब डेमोक्रेसी जो है उसमें हमें लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पे फोकस रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के बेसिस पे हम किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो इंडिया जब आजाद हुआ था, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, तब हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा कम थी। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से हुई इंडिपेंडेंस के बाद। अगर हम आज की बात करें तो आज मोर देन 75 इयर्स हो चुके हैं हमें इंडिपेंडेंट हुए, तो हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से हुई है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स पे फोकस नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आज हमने कोई लॉज एंड पॉलिसीज बनाई, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उस लॉ और पॉलिसी की वजह से हम सोसाइटी में हर एक इनइक्वालिटी को खत्म कर देंगे सिर्फ 2-3 साल के अंदर में। 2-3 साल के अंदर में हम सारी इनइक्वालिटीज खत्म नहीं कर सकते। डिफरेंट लॉज बनाए जाएंगे, डिफरेंट पॉलिसीज बनाई जाएंगी, उसके बाद जाके हम इनइक्वालिटीज खत्म कर सकते हैं। जब इंडिया आजाद हुआ था तब हमारी इकोनॉमी कुछ और थी, आज इकोनॉमी कुछ और है। लॉन्ग टर्म रिजल्ट हमने देखा है, यानी कि 75 इयर्स से ज्यादा हो गया है, बहुत लंबा गैप है, तब हम देख पा रहे हैं कि हाँ क्या आउटकम निकला है डेमोक्रेसी अडॉप्ट करने का। उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी क्या थी और आज हमारी इकोनॉमी क्या है। अगर हम लोग 1947 की इकोनॉमी देखें और फिर 1950 में हम अपनी इकोनॉमी को कंपेयर करते तो उतना ज्यादा हमें डिफरेंस देखने को ही नहीं मिलता। हमें लगता कि हमारे कोई रिजल्ट नहीं निकले हैं डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने के बाद। डेमोक्रेसी अडॉप्ट करने के बाद भी हमारी इकोनॉमी वैसे की वैसी ही है, ऐसा लगेगा। लेकिन डेमोक्रेसी में सब कुछ बहुत स्लो होता है, एक स्लो प्रोसेस है, क्योंकि हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ भी करानी है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हमें ध्यान में रख के चलना है। तो डेमोक्रेसी जो है वो एक स्लो प्रोसेस है जहां पे सब कुछ धीरे धीरे होगा। तो हमें शॉर्ट टर्म गोल्स पे नहीं, अपने लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पे फोकस करना है। यानी कि लॉन्ग टर्म में हमारे जैसे सोशल इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो सोसाइटी में 1947 के टाइम पे बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज प्रिवेल किया करती थी, स्पेशली कास्ट के बेसिस पे। तो कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा रिजिड था जब हम लोग आजाद हुए थे। लेकिन उसके बाद से आज हम देखें तो आज सब कुछ नॉर्मल लगता है, सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। पहले अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, आज वो सारी प्रैक्टिसेस बैन कर दी गई हैं। आज ये सब गलत है करना। कोई भी इंसान जो है वो अनटचेबिलिटी आज प्रैक्टिस नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमने डेमोक्रेसी अडॉप्ट करी है और डेमोक्रेसी में ही हम लोगों ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट करने के बाद ही अपनी कंट्री में हमने ऐसे लॉज एंड पॉलिसीज बनाए हैं कि हम डिसएडवांटेज सेक्शन के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं। हम जितनी भी गलत प्रैक्टिसेस हैं उन्हें बैन
कर रहे हैं और जो इंसान उन प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है उसे हम पनिश कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, सारी जो इविल प्रैक्टिसेस है उन्हें खत्म कर रहे हैं। अब ये सिर्फ एक दो लॉ बनाने के बाद ही नहीं हुए हैं इतने चेंजेस, बल्कि हमने काफी सारी सीरीज ऑफ लॉज बनाई हैं, काफी लंबा प्रोसेस रहा है। 1947 में हमारी जो सोसाइटी थी वो कुछ और थी, आज 75 इयर्स बाद सोसाइटी कुछ और है। तो ये डिफरेंस जो हमें देखने को मिल रहा है वो डिफरेंस आने में 75 से ज्यादा इयर्स लग गए हैं, 75 साल से ज्यादा समय लग गया है इतने चेंजेस लाने में। और अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं, रिमोट एरियाज, जहां पे ये सारी प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी में जो भी हम लॉज पॉलिसीज बना रहे हैं उसके रिजल्ट्स हमें इमीडिएटली देखने को मिलेंगे। नहीं, 2-3 साल के अंदर हमें कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। डेमोक्रेसी के जो आउटकम्स हैं वो हमें कब देखने को मिलते हैं, काफी लंबे समय बाद, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग जो इनइक्वालिटीज है उन्हें खत्म करते हैं। अचानक से सारी इनइक्वालिटीज खत्म नहीं हो जाएंगी सोसाइटी से, हम धीरे धीरे सारे काम करते हैं और इसी की वजह से लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पे हम फोकस करते हैं। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स जो है उन्हीं के बेसिस पे हम किसी कंट्री को डेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक कह सकते हैं। Different countries may have different democratic outcomes due to social conditions, historical backgrounds. अब अलग-अलग कंट्रीज जो है वो डिफरेंट टाइप से डेमोक्रेटिक आइडियल्स को फॉलो करती हैं। जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं वो लगभग सेम रहते हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये हर एक कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें देखने को मिलते हैं ये सारे आइडियल्स। लेकिन हर एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उस कंट्री में डिफरेंट डेमोक्रेटिक आउटकम्स निकलते हैं। यानी इंडिया में जो हमें रिजल्ट्स देखने मिल रहे हैं वो हमें यूएसए या दूसरी किसी कंट्री में देखने को सेम वैसे देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के सोशल कंडीशंस कुछ और हैं और दूसरी कंट्रीज में डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं। दूसरी कंट्री के जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच में और हमारे कम्युनिटीज के बीच में काफी डिफरेंस है। तो डिफरेंट सोसाइटीज होने की वजह से डिफरेंट टाइप के लॉज एंड पॉलिसीज बनाए जाते हैं। कास्ट सिस्टम इंडिया में प्रिवेल करता था, दूसरी कंट्री में नहीं। तो इसकी वजह से इंडिया में हमें कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए डिफरेंट लॉज बनाने पड़े और जो दूसरी कंट्रीज है वहां पे डिफरेंट सोशल इनइक्वालिटीज होती होंगी, अलग टाइप की इनइक्वालिटीज प्रिवेल करती होंगी, तो वहां पे उन इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए स्टेप्स लिए गए। तो सोशल कंडीशंस क्या है, उस बेसिस पे डिफरेंट कंट्रीज में हमें डिफरेंट लॉज देखने को मिलते हैं और उन्हीं लॉज की वजह से डिफरेंट आउटकम्स निकल के आते हैं। साथ ही साथ हर एक कंट्री का, हर एक एरिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अलग है, सभी का इतिहास अलग है और उसके बेसिस पे हम लोग लॉज एंड पॉलिसीज बनाते हैं और उन्हीं लॉज एंड पॉलिसीज के बेसिस पे हमें डिफरेंट आउटकम्स देखने को मिलते हैं डिफरेंट कंट्रीज में। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम डेमोक्रेसी के जो आउटकम्स हैं उन्हें एसेस कर सकते हैं, इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं, वो सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 5 का टॉपिक 2 पढ़ेंगे, दैट इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब ये तीनों जो टर्म्स हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोगों को अकाउंटेबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है, यानी ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करे, उन क्वेश्चंस को, लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर प्रोवाइड करे। जो गवर्नमेंट वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे और लेजिटिमेट गवर्नमेंट जिसे लोग खुद इलेक्ट कर रहे हैं वो गवर्नमेंट कहलाई जाएगी लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो इन्हीं टर्म्स को हम आज की वीडियो में इन डिटेल पढ़ेंगे, यानी कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना चाहिए। इन अ डेमोक्रेसी रूलर्स आर आंसरेबल टू द पीपल। अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या माना जाता है कि जो रूलर्स हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट है, जो लीडर्स जो हैं, गवर्नमेंट जो है, वो लोग क्या करेंगे, जो सिटीजन्स के जो इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, जो सिटीजन्स के क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करेंगे। यानी कि सिटीजन्स अगर कोई भी क्वेश्चन रेज कर रहे हैं तो उन्हें अपने उस क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए गवर्नमेंट से। ऐसे ही आगे आप 12th क्लास में आरटीआई एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम लोगों को अधिकार दिया गया है कि हमारा जो भी क्वेश्चन है गवर्नमेंट के लॉज एंड पॉलिसीज को लेकर के, गवर्नमेंट के फंक्शनिंग को लेकर के, जो भी क्वेश्चंस रेज करते हैं सिटीजन्स, उन क्वेश्चंस को आंसर किया जाना चाहिए और गवर्नमेंट आंसर करती भी है
लोगों को, सिटीजन्स को उनके क्वेश्चंस का आंसर मिलता है गवर्नमेंट से। तो ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड कर रही है, तो वो गवर्नमेंट कहलाई जाएगी अकाउंटेबल गवर्नमेंट। सिटीजन्स कैन क्वेश्चन द गवर्नमेंट, सिटीजन जो है वो गवर्नमेंट से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। मीडिया के थ्रू भी डिफरेंट जो अपने ओपिनियंस हैं वो शेयर कर सकते हैं लोग। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, और ये डेमोक्रेटिक कंट्री में ही हमें देखने को मिलता है। बाकी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, तो ऐसी कंट्रीज में क्या होता है, जो गवर्नमेंट्स हैं वो लोगों को लेकर के अकाउंटेबल नहीं रहती, यानी लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर प्रोवाइड नहीं किए जाते उन्हें, सिटीजन्स को। बल्कि डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, गवर्नमेंट से आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे गवर्नमेंट उसका आंसर आपको देगी। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, A democratic government is expected to respond to public needs। अब जो पब्लिक की नीड्स हैं, यानी कि हमारे जो सिटीजन्स हैं, जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं एक कंट्री के, उनके जितने भी नीड्स हैं उसे फुलफिल करने का काम किसका होता है, गवर्नमेंट का। और डेमोक्रेटिक कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, लोगों की जितनी भी नीड्स हैं उन्हें फुलफिल करती है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, लॉज एंड पॉलिसीज बनाती है गवर्नमेंट। तो इसीलिए गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट को हम रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट भी कहते हैं। इट शुड प्रोवाइड वेलफेयर स्कीम्स एंड पब्लिक सर्विसेज। अब रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या काम होता है गवर्नमेंट का, कि वो लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम्स निकालें, यानी कि डिफरेंट स्कीम्स, लॉज एंड पॉलिसीज बनाएं जिससे कि लोगों का भला हो, डिफरेंट पीपल अपलिफ्ट हो पाए, उनका भला हो, उनका डेवलपमेंट हो। और पब्लिक सर्विसेज यानी जो बेसिक हमारी फैसिलिटीज हैं, पब्लिक फैसिलिटीज, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, जैसे कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज और एजुकेशनल फैसिलिटीज। तो जब गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, डिफरेंट स्कीम्स, लॉज, पॉलिसीज बनाए लोगों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो वो गवर्नमेंट कहलाई जाती है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। देन लेजिटिमेट गवर्नमेंट, अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज कंसीडर्ड लेजिटिमेट बिकॉज इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। सबसे पहली बात, लेजिटिमेट इस वर्ड का मतलब होता है एक्सेप्टेबल, जिसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम क्या करते हैं, जो सिटीजन्स हैं वो खुद ही गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है, खुद ही जो सिटीजन्स हैं वो अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, कैंडिडेट्स को इलेक्ट करते हैं। तो जो गवर्नमेंट लोग इलेक्ट कर रहे हैं उस गवर्नमेंट को लोग एक्सेप्ट भी करेंगे, क्योंकि लोगों ने ही इलेक्शंस में वोट दिए हैं किसी पार्टी को, वही पार्टी आगे जाके गवर्नमेंट बनाएगी। तो अब क्योंकि लोगों ने खुद से फैसला लिया है कि वो किस पर्सन को अपना लीडर बनाना चाहते हैं, तो इसीलिए लोग क्या करेंगे, उसकी लीडरशिप को एक्सेप्ट भी करेंगे। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होगी, जब लोग खुद से किसी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट कहलाई जाएगी लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेसी कम्स फ्रॉम कंसेंट ऑफ द पीपल एंड रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब लेजिटिमेसी कैसे आती है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट कब कहलाई जाएगी, जब उसे लोगों का कंसेंट मिल रखा हो, यानी कि सभी लोगों ने मिलकर उसे इलेक्ट किया हो। जो गवर्नमेंट जो है, जिस गवर्नमेंट को लोगों ने इलेक्ट किया है और लोग जिसकी लीडरशिप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहलाई जाएगी। साथ ही साथ वो जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट करे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सारे काम करे, लॉज एंड पॉलिसीज बनाए, तो वो गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, यानी कि सही गवर्नमेंट है जिसे लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने ये तीन टर्म्स देखी। डेमोक्रेटिक कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल होती है, जो लोगों के क्वेश्चंस को आंसर भी करती है, लोगों के क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड करती है उन्हें। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट यानी कि जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, उनकी नीड्स को फुलफिल करती है। और लेजिटिमेट गवर्नमेंट इसलिए कहा जा रहा है इसे, क्योंकि जो लोग हैं वो खुद ही इस गवर्नमेंट को इलेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए लोग इसकी जो पावर है इसे एक्सेप्ट भी करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो कैसी होती है, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट देखने को मिलती है हमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 5 का टॉपिक 3 पढ़ेंगे, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हमने जो मेन 5 क्राइटेरियाज देखे थे जिसके बेसिस पे हम किसी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं, उन मेन 5 क्राइटेरियाज में सबसे पहला था क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, जो हम पिछले टॉपिक में डिस्कस करके आए हैं, जिसमें हमने देखा था गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिव होती है और लेजिटिमेट होती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। और आज के वीडियो में हम जो सेकंड मेन क्राइटेरिया है दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, उस पे हम डिस्कशन करेंगे।
वन मेजर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हमारी एक और एक्सपेक्टेशन रहती है कि अगर हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है तो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट भी तेजी से हो, हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट हो। तो ये भी हमारी एक एक्सपेक्टेशन रहती है डेमोक्रेसी से। Economic development is usually measured by per capita income and growth rate of national income। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इसे हम मेजर कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इसका असेसमेंट कर सकते हैं, कैसे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी सच में बूस्ट कर रही है कि नहीं। सबसे पहली बात हम पर कैपिटा इनकम देखते हैं, यानी कि एवरेजली एक पर्सन कितना अर्न कर रहा है एक कंट्री में, उसके बेसिस पे हम एक कंट्री को इकोनॉमिकली डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। साथ ही साथ कंट्री की नेशनल इनकम कैसे बूस्ट हो रही है, क्या उसमें हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसके बेसिस पे हम कंट्री के इकोनॉमी के बेसिस पे हम किसी कंट्री को डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड की कैटेगरी में डालते हैं। तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी, हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। अब किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, डेमोक्रेटिक कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कैसी पॉलिसीज बना रही है, यानी कि गवर्नमेंट क्या लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पॉलिसीज बना रही है कि नहीं। जैसे कि गवर्नमेंट ने विमेन को काम करने का अधिकार दिया, यानी विमेन जो है वो भी अब काम कर सकती हैं, जॉब्स कर सकती हैं, वुमेन को भी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। डिफरेंट सेक्शंस के लिए डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करवाई है गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगी। अब विमेन हो या डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट रिलीजन के लोग, हर एक सोशल ग्रुप का पर्सन अर्न करता है, कमाता है और एक तरह से वो वर्किंग पॉपुलेशन में आ रहे हैं, यानी कि काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। तो जो भी पॉलिसीज बना रही है गवर्नमेंट, उसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी पे, क्योंकि जितनी ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन होगी, जितनी ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन होगी, उतने ही ज्यादा लोग जो है वो अर्न करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारी कंट्री में पैसा आएगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, इकोनॉमी बूस्ट करेगी। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक पर्सन को कोई भी फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है, फैक्ट्री लगानी है, सेटअप करनी है, तो वो पहले ये देखेगा क्या यहाँ पे वो रॉ मटेरियल्स या रिसोर्सेज हैं जो मुझे चाहिए अपनी फैक्ट्री में। तो अब रिसोर्सेज का अवेलेबल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग काम कब कर पाएंगे, अपना काम कब कर पाएंगे, जब वो काम करने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल्स होंगे जो हमें चाहिए। तो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। पॉपुलेशन साइज, अब पॉपुलेशन साइज ही नहीं, पॉपुलेशन कंपोजिशन भी देखा जाता है, यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन अगर ज्यादा है किसी कंट्री की, तो उस कंट्री की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करेगी, इकोनॉमी हमारी बूस्ट होगी, बहुत तेजी से हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा इकोनॉमिकली। लेकिन जिस कंट्री में जो ओल्ड पॉपुलेशन है, जो बच्चों की पॉपुलेशन है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू वर्किंग पॉपुलेशन, यानी वर्किंग पॉपुलेशन कम है, तो उस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो डाउनफॉल में जाती है, क्योंकि कम लोग कमा रहे हैं और ज्यादा लोग हैं उस इनकम पे रहने के लिए, सर्वाइव करने वाले लोग ज्यादा हैं, यानी कि इनकम कम है और आप पे डिपेंड काफी सारे लोग हैं। फॉर एग्जांपल एक फैमिली है, वर्किंग पॉपुलेशन जो है फॉर एग्जांपल 30% है, किसी कंट्री में वर्किंग पॉपुलेशन 30% है। अब एक घर में 5 मेंबर्स रहते हैं और एक पर्सन है जो अर्न कर रहा है, एक ही पर्सन है जो कमाता है, और उस एक पर्सन की ही इनकम से ये 4 लोग जो हैं वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। ये 4 जो लोग हैं वो डिपेंड करते हैं इस पर्सन की इनकम पे, यानी कि जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो ज्यादा है और वर्किंग पॉपुलेशन कम है, तो हमारी इकोनॉमी उतनी तेजी से बूस्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर कमाने वाले ज्यादा हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 3 लोग कमा रहे होते, 3 पीपल ऐसे होते जो वर्किंग पॉपुलेशन में है, जो अर्न कर रहे हैं, तो वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है, वो लोग ज्यादा इनकम जनरेट कर रहे हैं, 3 लोग जो हैं वो ज्यादा इनकम जनरेट कर रहे हैं, ज्यादा इनकम है उनकी मिला करके, कलेक्टिव इनकम अगर इनकी देखी जाए तो ये ज्यादा है, और सिर्फ डिपेंड कितने लोग हैं, 2 लोग, तो वो आसानी से इन 2 लोगों का खर्चा मैनेज कर सकते हैं। इन 2 लोगों की जो सर्वाइवल का कॉस्ट है वो मैनेज कर सकते हैं ये 3 लोग। तो इससे क्या होगा, हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ेगी, यानी बेटर लिविंग स्टैंडर्ड होगा हमारा। साथ ही साथ इकोनॉमी भी बूस्ट कर रही है, जितनी ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा तेजी से हमारी इकोनॉमी बूस्ट करती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे किसी भी कंट्री की इकोनॉमी डेवलप होती है। डेमोक्रेसी अलाउज पब्लिक डिस्कशन ऑन डेवलपमेंट प्लान्स। अब डेमोक्रेसी जो है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, सिटीजन्स। तो सिटीजन्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके जो ओपिनियन है वो भी मांगा करते हैं गवर्नमेंट, यानी कि जो लोगों के ओपिनियन है उसको ध्यान में रख के तभी गवर्नमेंट डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स बनाती है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इंडिपेंडेंट हुए थे, हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी, तब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रही थी, उन्होंने क्या किया था, जो न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे उसमें वो कोई भी एक इशू लिख के पब्लिश करवा दिया करते थे, प्रिंट करवा करके न्यूज़पेपर प्रिंट करवा दिया करते थे उस एक इशू पे, और लोगों के ओपिनियन मांगा करते थे। अब जो डिफरेंट सिटीजन्स हैं, डिफरेंट जो पीपल हैं, वो क्या करा करते थे, वो भी न्यूज़पेपर के ही थ्रू अपने जो ओपिनियंस हैं वो दूसरों के साथ शेयर किया करते थे। तो न्यूज़पेपर्स एक तरह से मीडियम था, एक इंटरमीडिएरी वाला काम कर रहा था न्यूज़पेपर। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स प्रिंट करवा रहे हैं, वही लोग न्यूज़पेपर पढ़ करके और उसी न्यूज़पेपर में अपना जो खुद का ओपिनियन है वो प्रिंट करवाया करते थे। बाद में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, वो जब न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे तो वो डिफरेंट लोगों के ओपिनियंस जान पाते थे, और उसके बेसिस पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में सारे जो प्रोविजंस हैं वो सब दिए हैं, उसी के बेसिस पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने, डिफरेंट लोगों के ओपिनियंस को ध्यान में रख के। तो इसी टाइप से डेमोक्रेसी में हम क्या करते हैं, जब सिटीजन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सिटीजन्स का ओपिनियन लिया जाता है किसी भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम को बनाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले। पीसफुल करेक्शन ऑफ रॉन्ग इकोनॉमिक डिसीजन, और अगर कोई रॉन्ग डिसीजन ले लिया गया है तो उसे करेक्ट भी किया जाता है। डेमोक्रेसी में जो भी गलती करती है गवर्नमेंट, उसे इमीडिएटली करेक्ट भी कर लेती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई गलत डिसीजन लिया है और लोग जो है वो उसके अगेंस्ट में है, फिर भी उस कंट्री में हम लोग उसी लॉ को मेंटेन करें, उसी लॉ को आगे बढ़ाएं, कंटिन्यू रखें, लोगों के ओपिनियंस की चिंता करे बगैर हम उसी लॉ एंड पॉलिसी को कंटिन्यू रखें। तो ये सब हमें डिक्टेटरशिप में देखने को मिलेगा। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों का जो वेलफेयर है वो सबसे टॉप पे होता है। अब लोग अगर किसी एक डिसीजन के अगेंस्ट में है तो उसमें लोगों के अकॉर्डिंग चेंजेस लाए जाते हैं, सिटीजन्स के अकॉर्डिंग चेंजेस ला करके उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाता है, यानी कि करेक्शन तुरंत कर ली जाती है रॉन्ग डिसीजंस में, जो कि हमें डिक्टेटरशिप में देखने को नहीं मिलता। तो हमने आज की वीडियो में क्या डिस्कस किया कि डेमोक्रेटिक कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, गवर्नमेंट जो है वो अच्छे से अपना काम करे, और दूसरा क्राइटेरिया हमने देखा कि इकोनॉमी बूस्ट होनी चाहिए। हमारी पॉपुलेशन साइज और कंपोजिशन पे ये सब डिपेंड करता है कि किसी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो डेवलप कैसे करेगी, कितने पेस यानी कितनी स्पीड में वो डेवलप करेगी। साथ ही साथ रिसोर्सेज अगर उस कंट्री में अवेलेबल है तो ज्यादा हमारा फायदा होता है, तो हम इजीली जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो अपना काम कर पाती है जब उनके पास सारे रिसोर्सेज हों। और साथ ही साथ गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है उसके बेसिस पे भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहती है, हम इकोनॉमिकली डेवलप करते हैं। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में हो सकता है कि दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पे हमें लो इनकम देखने को मिले, यानी कि इकोनॉमी हमारी उतनी ज्यादा ना हो दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में। हो सकता है कोई एक ऐसी कंट्री हो जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री की कैटेगरी में आती हो, उसकी इकोनॉमी हमसे ज्यादा हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में स्टेबल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल रहती है। स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। डेमोक्रेटिक कंट्री में हम सभी जो आइडियल्स हैं, मोरल प्रिंसिपल्स जो हैं, उन पर बेस्ड हम सारे काम करते हैं, उसी हिसाब से हम अपना सारा काम कर रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हम सस्टेनेबल वे में कर रहे हैं, स्टेबल इकोनॉमी रहती है हमारी डेमोक्रेसी में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 5 का टॉपिक 4 स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। हमने जो 5 मेन क्राइटेरिया देखे थे कि जिसके बेसिस पे हम किसी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं, ऐसे जो हमने 5 क्राइटेरियाज देखे थे उसमें से हमने क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसे हमने डिस्कस कर लिया है सेपरेट वीडियोस में। अब आज हम थर्ड क्राइटेरिया को पढ़ेंगे, दैट इज सोशल इनइक्वालिटीज जो है या इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो है उन्हें हमें खत्म करना है डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है, पॉवर्टी जो है, उसे जब हम खत्म करने की कोशिश करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, उनका अपलिफ्टमेंट करवा रहे हैं। तो यही डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं जो हमें किसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में देखने को मिलते हैं। तो उस पे हम आज डिस्कशन करेंगे।
करेंगे। वन इम्पोर्टेंट आउटकम एक्सपेक्टेड फ्रॉम डेमोक्रेसी इज रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। अब एक और चीज जो हम डेमोक्रेसी से, जैसे हमने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया है, डेमोक्रेसी जो है उसे हमने अडॉप्ट किया है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या रहेंगी कि हमारी जो गवर्नमेंट बने, यानी कि हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो आएगी, वो गवर्नमेंट हमारी जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं, यानी कि जो पॉवर्टी लाइन से नीचे जो लोग आते हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करेगी। जो इनइक्वालिटीज प्रिवेल कर रही है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, उसे खत्म करने की कोशिश करेगी हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये एक्सपेक्टेशन होती है हमारी गवर्नमेंट से। इन मोस्ट कंट्रीज अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल होल्ड लार्ज वेल्थ। अब एक कंट्री में, ज्यादातर कंट्रीज में हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर जो पैसा है वो कुछ ही लोगों के हाथ में होता है, यानी कि जो रिच होते हैं उन्हीं के पास सबसे ज्यादा पैसा है, और काफी ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, यानी गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। यानी कि ज्यादातर जो पैसा है वो कुछ लोगों के हाथ में है, कम क्वांटिटी में जो लोग हैं उनके हाथ में मोस्ट ऑफ द वेल्थ है, और काफी लोग ऐसे हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है उनके पास पैसे है ही नहीं अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए भी। तो इस टाइप से हमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है, यानी रिच और पुअर के बीच का बहुत बड़ा गैप हमें देखने को मिलता है ऑलमोस्ट हर एक कंट्री में। क्लास बेस्ड इनइक्वालिटीज हमें देखने को मिलती हैं। डेमोक्रेसी गिव्स गवर्नमेंट्स द पावर एंड रिस्पांसिबिलिटी टू फ्रेम वेलफेयर पॉलिसीज। अब जब हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है, तो डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने के साथ साथ हमने गवर्नमेंट को ये रिस्पांसिबिलिटी दे दी है कि आप क्या करोगे, हमारे वेलफेयर के लिए काम करोगे। यानी ये गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है, डेमोक्रेटिक कंट्री में ये गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे। ये जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज प्रिवेल कर रही हैं उसे खत्म करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाए, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। इम्प्लीमेंट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, यानी कि पॉवर्टी, गरीबी जो है उसे खत्म करने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स चलाए गवर्नमेंट। ये हमारी एक्सपेक्टेशंस है हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को खत्म करेगी, जो पॉवर्टी है उसे खत्म करेगी। रिड्यूस इनकम एंड सोशल इनइक्वालिटीज। इनकम और सोशल इनइक्वालिटीज, इनकम यानी कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है, क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो हमें देखने को मिलता है, जो हमें रिच और पुअर के बीच का गैप देखने को मिलता है, तो उसे खत्म करवाने के लिए जो गवर्नमेंट है वो काम करे। साथ ही साथ सोशल इनइक्वालिटीज यानी सोशल इविल्स जो है, जो हमारे जैसे इंडिया में बात करें तो कास्ट सिस्टम जो है, तो ऐसी जो इविल प्रैक्टिसेस है, हमारी सोसाइटी के जो इश्यूज हैं उन्हें भी सॉल्व करे गवर्नमेंट। डिफरेंट प्रोग्राम्स लेके आए जिससे कि हम लोग डेमोक्रेटिक आइडियल्स को फॉलो कर पाए, सिर्फ पॉलिटिकली ही नहीं सोशली भी, यानी कि जितने भी इनइक्वालिटीज है उसे हम खत्म कर पाए, सारी इविल प्रैक्टिसेस को खत्म कर सकें, उसके लिए कौन काम करेगा, गवर्नमेंट। कंटिन्यूअस पब्लिक प्रेशर एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजंस आर नेसेसरी टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों के पास ही है सारी पावर, गवर्नमेंट से भी ज्यादा पावर लोगों के पास है, क्योंकि गवर्नमेंट को अल्टीमेटली कौन इलेक्ट कर रहा है, जो सिटीजंस हैं वही गवर्नमेंट को इलेक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को या अपने कैंडिडेट को चूज कर रहे हैं। तो सारी पावर डेमोक्रेटिक कंट्री में किसके पास होती है, सिटीजंस के पास। अब सिटीजंस क्या करेंगे, जब उन्हें लग रहा है कि हाँ गवर्नमेंट कुछ गलत काम कर रही है या गवर्नमेंट हमारे इश्यूज को नहीं सुन रही है, तो लोग अपनी वॉइस रेज करते हैं, लोग जो है वो प्रेशर क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट पे, डिफरेंट लीडर्स पे, जिससे कि उनकी जो वॉइस है उसे भी सुना जाए, उनकी डिमांड्स जो है उन्हें भी फुलफिल किया जाए। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, जो सिटीजंस हैं वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जो मूवमेंट्स वगैरह चलाए जाते हैं उसके थ्रू जो लोग हैं वो अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, अपने इश्यूज गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, और उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए बाद में गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट लॉज एंड पॉलिसीज बनाती है, प्रोग्राम्स चलाती है, स्कीम्स चलाती है। तो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो सारी इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डेमोक्रेटिक कंट्री में एक तो गवर्नेंस सिस्टम जो है वो अच्छे से चलता है, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो लेजिटिमेट होगी, अकाउंटेबल होगी, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है डेमोक्रेटिक कंट्री में। डेमोक्रेटिक कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट पॉलिसीज लेके आती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, यानी कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है, बूस्ट करती है, डेमोक्रेटिक कंट्री की इकोनॉमी बहुत तेजी से बूस्ट करती है। साथ ही साथ डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, जो इनइक्वालिटीज है उन्हें खत्म करने की कोशिश की जाती है, सोशल इविल्स जो है, प्रैक्टिसेस जो है, गलत प्रैक्टिसेस उन्हें खत्म करने की कोशिश की जाती है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हो, सोशल इनइक्वालिटीज हो, कैसी भी इनइक्वालिटीज हो, सभी को खत्म करने की कोशिश कहां पे की जाती है, डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक कंट्री में। और कौन करता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डिफरेंट लॉज एंड पॉलिसीज बना के। और किसके लिए बनाते हैं ये लॉज एंड पॉलिसीज, लोगों के वेलफेयर के लिए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।
हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 5 का टॉपिक 5 पढ़ेंगे, दैट इज अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अब हमने जो मेन 5 क्राइटेरियाज देखे थे उसमें फोर्थ क्राइटेरिया कौन सा था कि हम सोशल डाइवर्सिटी जो है उसे मैनेज करके चलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, यानी कि हमें डेमोक्रेटिक कंट्री में यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, यानी कि डाइवर्स पॉपुलेशन, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स साथ में मिलकर रहते हैं, यूनाइटेड रहते हैं, ये हमें देखने को मिलता है डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो उसी को हम आज की वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सोसाइटीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स बेस्ड ऑन रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स रहते हैं इंडिया में, डिफरेंट टाइप की कम्युनिटीज रहती हैं बेस्ड ऑन रिलीजन, यानी डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स रहते हैं, डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं डिफरेंट पीपल, यानी कि इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। डिफरेंट कम्युनिटीज जो है उनका अपना खुद का अलग कल्चर होता है, तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में। और उसके बाद भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें यूनिटी देखने को मिल रही है, यानी कि इतनी ज्यादा जो डाइवर्सिटी है उसके बाद भी सारे ग्रुप्स साथ में यूनाइटेड हैं, साथ मिलके एक ही कंट्री में रह रहे हैं। डेमोक्रेसी हेल्प्स इन अकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटी। अब डेमोक्रेसी हमने अडॉप्ट करी है, उसी की वजह से हम इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी को सही से मैनेज कर पा रहे हैं, हमें यूनिटी देखने को मिल रही है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में। क्यों? क्योंकि हम डेमोक्रेटिक आइडियल्स को फॉलो करते हैं, हम किसी भी रिलीजन का पर्सन हो सभी को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। कास्ट, जो लो कास्ट है, जो बैकवर्ड सेक्शन के लोग हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, सभी को हम इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्रीडम दे रहे हैं, राइट्स दे रहे हैं, और इसी वजह से सारी कम्युनिटीज जो है उनको क्योंकि रिप्रेजेंटेशन मिल पा रहा है, उनकी आइडेंटिटीज को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उनके वेलफेयर के लिए काम किया जा रहा है, इसी वजह से सारे जो ग्रुप्स हैं वो साथ में मिलजुल के रहते हैं, पीसफुली रहते हैं, यानी हमें कोई वायलेंस देखने को नहीं मिलता। It allows people from different communities to express their views and participate in decision making। क्योंकि हमने डेमोक्रेसी जो अडॉप्ट करी है तो इससे क्या हो रहा है, हम सभी के जो प्रॉब्लम्स हैं, सभी के जो इश्यूज हैं, सभी की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम सॉल्व कर रहे हैं, हम सभी को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सभी लोगों को अधिकार है कि वो अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं, अपने ओपिनियन, अपने जो व्यूज हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, लोग अपने इश्यूज जो है वो रेज कर सकते हैं, मूवमेंट्स चला सकते हैं, गवर्नमेंट का कोई गलत डिसीजन है तो उसके अगेंस्ट में अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं हम लोग। और डिफरेंट जो कम्युनिटीज हैं वो अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टीज भी बना सकती हैं, और उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो उस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को रिप्रेजेंट करती है, उनके इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करती है, उनके इश्यूज को रेज करती है, डिमांड उठाती है कि गवर्नमेंट उनके इश्यूज को सॉल्व करे। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी मिलता है ऐसे ग्रुप्स को डेमोक्रेसी में, डिफरेंट कम्युनिटीज को। द रूल ऑफ डेमोक्रेसी इज टू रिस्पेक्ट डिफरेंसेस, माइनॉरिटी राइट्स, कल्चरल आइडेंटिटीज। अब डेमोक्रेसी में एक तरह से हम मान सकते हैं ये एक रूल है, यानी कि डेमोक्रेसी में ये जरूरी है कि हम हर एक कम्युनिटी के पर्सन को, यानी डिफरेंसेस जितने भी हैं, सोशल डाइवर्सिटी जो है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो हैं, उन सभी की रिस्पेक्ट करें, सभी को इक्वली ट्रीट करें, सभी को जस्टिस प्रोवाइड करें, सभी को फ्रीडम, राइट्स हम प्रोवाइड करें। तो ये एक रूल है डेमोक्रेसी का, जहां पे हम लोग लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, सभी को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। माइनॉरिटी के राइट्स जो है, यानी माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो है, उनके भी राइट्स के बारे में, उनके भी अधिकारों के बारे में सोचा जाए, उन्हें अच्छे से ट्रीट किया जाए। कल्चरल आइडेंटिटीज, डिफरेंट कल्चरल आइडेंटिटीज होती हैं, सबका अपना वे ऑफ लिविंग है, हर एक कम्युनिटी जो है उसका अपना खुद का कल्चर है, तो उन सभी कल्चर्स को रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको भी रिप्रेजेंट किया जाए, उनके भी इश्यूज को सॉल्व किया जाए पॉलिटिकली, तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। Democratic government adopt power sharing, federalism and decentralization to manage social diversity। अब डेमोक्रेटिक कंट्री जो है, यानी डेमोक्रेसी में जो भी हमें गवर्नमेंट देखने को मिलती है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वहां पे हमें पावर शेयरिंग देखने मिलती है, हम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में, गवर्नमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट टीयर्स के बीच में पावर शेयर कर रहे हैं। पावर शेयरिंग जो हम इस सिविक्स के चैप्टर 1 में भी पढ़ के आए हैं, तो पावर शेयर कर रहे हैं हम लोग, साथ ही साथ फेडरलिज्म हमें देखने को मिलता है, दैट इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ सिविक्स क्लास 10। तो फेडरलिज्म हमने देखा था कि कैसे हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर करते हैं। देन डिसेंट्रलाइजेशन हमें देखने मिलता है कि सारी पावर हम
हम सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास नहीं रखी है, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर ले करके डिफरेंट जो टीयर्स हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, सभी में हमने पावर शेयर करी है इक्वली। तो हमें ये सारी जो प्रैक्टिसेस हमने अडॉप्ट करी है, पावर शेयर करी है, फेडरलिज्म हमें देखने को मिल रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिल रहा है, ये हमने क्यों किया है? जिससे कि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में सब कुछ हम इजीली और आसानी से, सही से, इफेक्टिव वे में मैनेज कर पाए, सोशल डाइवर्सिटी जो है उसे मैनेज कर पाए, क्योंकि सभी सोशल ग्रुप्स जो है उन्हें हमने ये राइट दे दिया है कि आप खुद का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, अपने इश्यूज आप रेज कर सकते हो, अपनी वॉइस गवर्नमेंट तक आप पहुंचा सकते हो। When social differences are handled democratically, they do not turn into conflict. अब social differences जो है, ये जो diversity है, जब हम इसे democratically मैनेज करें, यानी कि democratic ideals के बेसिस पे मैनेज करें, हम सभी को इक्वालिटी दे रहे हैं, सभी को फ्रीडम दे रहे हैं, सभी को राइट्स दे रहे हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी हो माइनॉरिटी हो, हम हर एक पर्सन को सेम राइट्स दे रहे हैं, सेम अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, सभी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सभी को पता है कि हमें इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, किसी को स्पेशल राइट्स नहीं दिए गए हैं, हर एक पर्सन को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, इक्वल माना जा रहा है बिफोर द लॉ। तो इस वजह से क्या होगा, कोई भी कंफ्लिक्ट या वायलेंस रेज नहीं होते हैं। वहीं पे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत ज्यादा वायलेंस क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हम डेमोक्रेटिक आइडियल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, लोगों की वॉइसेस रेज होने नहीं दे रहे हैं, उनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। इस वजह से नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, जो सोशल डाइवर्सिटी है उसे हम सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद जो कंट्री है वो डिवाइड हो जाती है डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट नेशंस में, छोटे छोटे नेशंस में। वहीं पे डेमोक्रेसी में, जैसे इंडिया में हमने डेमोक्रेटिक आइडियल्स को अपनाया, अडॉप्ट किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, सभी सोशल ग्रुप्स जो हैं उनकी आइडेंटिटीज को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, सभी को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हम सोशल डाइवर्सिटी को मैनेज कर पाए हैं इंडिया में, और इंडिया जो है उसकी नेशनल यूनिटी को हम प्रोटेक्ट कर पाए हैं, इंडिया का फर्दर डिवीजन नहीं हुआ है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजंस। हमने देखा था इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि 5 मेन क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे हम किसी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं, यानी कि डेमोक्रेसी के 5 मेन आउटकम्स होते ही होते हैं। कौन कौन से आउटकम्स होते हैं वो हमने अलग अलग सेपरेट वीडियोस में डिस्कस किया। सबसे पहला, गवर्नमेंट जो है वो अच्छे से अपना काम करती है, डिफरेंट लॉज एंड पॉलिसीज बनाती है लोगों के वेलफेयर के लिए। तो गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल होती है, लेजिटिमेट होती है, और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है हमारी डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक कंट्री में। फिर सेकंड जो क्राइटेरिया था वो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री में इकोनॉमी जो है वो बूस्ट होती है, इकोनॉमी स्टेबल रहती है, सस्टेनेबल वे में हम अपना डेवलपमेंट करते हैं। फिर थर्ड हमने देखा कि जो भी इनइक्वालिटीज प्रिवेल करती है सोसाइटी में उसे खत्म किया जाता है डिफरेंट लॉज एंड पॉलिसीज बना के, जो कहां पे हमें देखने मिलता है, अगेन डेमोक्रेटिक कंट्री में। फिर फोर्थ हमने देखा था कि सोशल डाइवर्सिटी जो है उसे अकोमोडेट किया जाता है, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जो डाइवर्सिटी है उसे हम मेंटेन कर पाते हैं सही से। अब लास्ट जो 5th आउटकम है वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जो सिटीजन्स हैं उनको हम फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट राइट्स देते हैं, हम उन्हें रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं, डिग्निटी यानी रिस्पेक्ट, हम सिटीजन्स को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो वही हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। डेमोक्रेसी इंश्योर्स फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम टू एवरी इंडिविजुअल। फंडामेंटल यानी बेसिक, कुछ बेसिक राइट्स दिए जाते हैं, जैसे इंडिया जो है, इंडिया में हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स यानी हमारे बेसिक राइट्स, जिसमें हमारे राइट टू लाइफ आ जाता है, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी आ जाती है। तो काफी सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है इन सभी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो सिटीजन्स को डेमोक्रेटिक कंट्री में फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, यानी कुछ बेसिक राइट्स दिए जाते हैं, उनके अधिकार दिए जाते हैं उन्हें, साथ ही साथ उन्हें आजादी दी जाती है, स्पेशली उनके पर्सनल स्फेयर में, कि वो पर्सनल स्फेयर में अपनी चॉइसेस खुद ले सके, तो उसके लिए लोगों को आजादी दी जाती है। Citizens enjoy freedoms
सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। अब सिटीजन्स जो है उन्हें हमने आजादी दी है, फ्रीडम दी है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि लोग अपनी बातें रख सकते हैं, जो चाहे वो बोल सकते हैं, लेकिन उतना ही एक लिमिट तक, जब तक कि वो किसी और पर्सन के राइट्स को वायलेट ना कर रहे हो, किसी कम्युनिटी को हार्म ना पहुंचा रहे हो। यानी कि उनकी स्पीच से, यानी उनके कहे गए आर्ग्यूमेंट से अगर वायलेंस क्रिएट नहीं होगा सोसाइटी में, सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, तब तक के लिए हम इंसान अपनी फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी हम खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो बातें हैं उनसे किसी को ठेस ना पहुंचे, ये ध्यान में रखना होता है। क्योंकि अगर हमारी जो स्पीच है, हमारी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, उसकी वजह से अगर किसी को भी हार्म पहुंचता है, तो इसकी वजह से हो सकता है कि हमें पनिशमेंट मिले, या फिर ये भी हो सकता है कि हम पे सेंसरशिप लगा दी जाए, यानी कि हमें कुछ भी प्रिंट करने से या बोलने से रोक दिया जाए। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमसे छीन लिया जाता है अगर हम दूसरों के राइट्स को वायलेट करते हैं। तो फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, हमें ये भी आजादी दी गई है कि अगर हमें गवर्नमेंट की कोई भी प्रैक्टिस या डिसीजन गलत लगते हैं तो हम उसके अगेंस्ट में वॉइस रेज कर सकते हैं, एसोसिएशंस यानी ग्रुप्स बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं, मूवमेंट्स चला सकते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम अपना रिलीजन खुद से चूज कर सकते हैं, उसकी भी हमें आजादी दी गई है हमारी कंट्री में। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में हम डिफरेंट टाइप से फ्रीडम्स, राइट्स प्रोवाइड करते हैं सिटीजन्स को। डेमोक्रेसी हैज इम्प्रूव्ड द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस। अब जैसे कि जो विमेन है, जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज देखने को मिलती थी, विमेन जो है उन्हें इंफीरियर माना जाता था मेल्स के कंपैरिजन में, और ऐसे ही मार्जिनलाइज सेक्शन, कास्ट के बेसिस पे जो बैकवर्ड सेक्शन है, जो लो कास्ट के पीपल हैं, उनके और विमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया गया, लॉज एंड पॉलिसीज बनाए गए, इन्हें फ्रीडम दी गई, इनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाया गया पॉलिटिकल सिस्टम में, यानी कि स्पेशली लोकल गवर्नमेंट में तो रिजर्वेशंस प्रोवाइड किए ही गए हैं विमेन को। तो विमेन को लोकल गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया है विमेन को। और ऐसी जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो हमारे बैकवर्ड सेक्शन है, लो कास्ट जो हैं, एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज, उनको भी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में हम क्या कर रहे हैं, जितने भी बैकवर्ड सेक्शन के लोग हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए हम काम करते हैं, उन्हें डिफरेंट राइट्स एंड फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, और ऐसे लॉज एंड पॉलिसीज बनाते हैं जिससे इन लोगों को बेनिफिट हो पाए, यानी लोग जिसका फायदा उठा पाए और अपना डेवलपमेंट कर पाए। डेमोक्रेसी अलाउज सिटीजन्स टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड डिमांड राइट्स पीसफुली। डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोगों ने जो सिटीजन्स हैं उन्हें अधिकार दे रखा है कि अगर उन्हें कुछ भी गलत लगे, गवर्नमेंट के कोई भी डिसीजंस गलत लगे, तो उसके अगेंस्ट में हम वॉइस रेज कर सकते हैं, यानी गवर्नमेंट जो है उसे भी हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें अगर कोई राइट्स चाहिए, हमें अपने अधिकार चाहिए, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं अगर हम, या फिर किसी भी चीज के लिए अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए कहा गया है, यानी कि वायलेंस क्रिएट ना हो। डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग जो डिमांड्स रेज कर रहे हैं या जो भी प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं वो हम पीसफुली करते हैं। In non-democratic systems, citizens often face suppression, lack of dignity and fear of authority. और non-democratic country में हमें क्या देखने को मिलता है कि citizens को suppress किया जाता है, उन्हें कोई rights नहीं दिए जाते, उनकी voice को raise नहीं होने दिया जाता। Dignity यानी कि citizens की कोई respect नहीं की जाती, उन्हें democratic ideals जो हैं जैसे equality, freedom, ये सब लोगों को provide नहीं किया जाता, उन्हें equally treat ही नहीं किया जाता। Fear of authority, हो सकता है कि majority जो है वो suppress करे minority को, यानी कि अथॉरिटी किसी एक ही ग्रुप के हाथ में होता है, या फिर कह लो गवर्नमेंट जो है वही बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव होती है, गवर्नमेंट जो है सारे फैसले अपने हिसाब से ले रही है और लोगों के बारे में नहीं सोचती है। Thus, democracy ensures freedom and dignity of citizens, making it superior to other forms of government. अब क्योंकि डेमोक्रेसी में हम लोगों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उन्हें फ्रीडम प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें उनके बेसिक जो राइट्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी वजह से जो डेमोक्रेसी है वो सभी दूसरे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डिक्टेटरशिप वगैरह जो है, इससे सबसे ज्यादा बेस्ट, यानी कि जो डेमोक्रेसी है वो बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम है, बेस्ट है डेमोक्रेसी, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो आउटकम्स हैं वो डेमोक्रेटिक आइडियल्स पे बेस्ड हैं, जो भी आउटकम्स हमने डिस्कस करे इस पूरे चैप्टर में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।